हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी-टेट दिसंबर 2019 के मैथ्स के रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। इसके पहले के 15 क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? नंबर 1, लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग। नंबर 2, कागज की पट्टियों का प्रयोग। नंबर 3, डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग। नंबर 4, संख्या चार्ट का प्रयोग। तो यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, इनमें से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग करके हम आसानी से समझा सकते हैं कि 1/4 जो है वो 1/3 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? नंबर 1, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। नंबर 2, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। नंबर 3, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। नंबर 4, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता है? नंबर 1, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि किसे संरचनात्मक यानी कि रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, तो ये नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? नंबर 1, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। नंबर 2, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। नंबर 3, गणित पूर्णतया विषय परक है। या फिर नंबर 4, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? नंबर 1, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। नंबर 2, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। नंबर 3, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। या फिर नंबर 4, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो देखिए, हमें त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त क्रियाकलाप चुनना है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। अगला क्वेश्चन है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नंबर 1, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। नंबर 2, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। नंबर 3, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। नंबर 4, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि गणित के अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो ये गणित के अधिगम के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि गणित के अधिगम की अनेक विधियां होती हैं जिनके माध्यम से एक टीचर गणित शिक्षण कर सकता है, जैसे मौखिक समझाकर, चित्र दिखाकर, और यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को समझाइए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तो ये किस प्रकार की शाब्दिक समस्या है? नंबर 1, तुलनात्मक जमा। नंबर 2, तुलनात्मक घटा। नंबर 3, व्यवकलित जमा। नंबर 4, व्यवकलित घटा। तो देखिए, मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, यानी कि ये तुलनात्मक जमा शाब्दिक समस्या का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है,
हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नंबर 1, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। नंबर 2, यह योगात्मक प्रकृति का है। नंबर 3, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। नंबर 4, यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो देखिए, हिंदू अरबी गणना प्रणाली का जो आधार होता है वो 10 होता है, और यहाँ इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और हम पर पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आधार 2 होता है वो बाइनरी का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। नंबर 2, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। नंबर 3, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दशी समझ को विकसित कर सकें। नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दशी समझ को विकसित कर सकें। अध्यापक को बच्चों के जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली ज्यामिति आकार की वस्तुएं होती हैं उनको जानने के लिए और अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? नंबर 1, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। नंबर 2, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। नंबर 3, परिकल्पना में निपुणता की क्षमता। या फिर नंबर 4, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर 2, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता गणितीय तर्कणा का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। यहाँ पर कुछ वस्तुएं बताई गई हैं, उनकी मात्रा और उनके मूल्य बताए गए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, संजय ने आधा किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम आलू, आधा किलोग्राम गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो देखिए, संजय ने आधा किलोग्राम टमाटर खरीदे, 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 40 रुपये है, तो आधा किलोग्राम टमाटर की कीमत कितनी हो जाएगी? 20 रुपये। ठीक है, फिर 1 किलोग्राम आलू खरीदे, 2 किलोग्राम आलू का मूल्य 25 रुपये है, तो 1 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना हो जाएगा? 12.5 रुपये। ठीक है, फिर देखिए, आधा किलोग्राम गाजर खरीदे, 250 ग्राम गाजर 20 रुपये की है, तो आधा किलो कितने की होगी? 40 रुपये की। फिर देखिए, 250 ग्राम मिर्च खरीदे, 100 ग्राम मिर्च की कीमत 10 रुपये, 200 ग्राम मिर्च की कीमत 20 रुपये और 50 ग्राम मिर्च की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। तो 250 ग्राम मिर्च की कीमत अगर हम जाने तो कितनी हो जाएगी? 25 रुपये। और 6 नींबू खरीदे, 4 नग दे रखे हैं, नग यानी कि सिंगल पीस समझिए। 4 नींबू 10 रुपये के हैं, तो 2 नींबू 5 रुपये के हुए, तो 1 नींबू 2.5 रुपये का हुआ। यहाँ पर 6 नींबू खरीदे हैं, तो जब 1 नींबू की कीमत 2.5 रुपये है, तो 6 नींबू की कीमत पूछिए तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, और यहाँ पर पॉइंट यानी कि 15 रुपये के हुए, तो हम 15 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो देखिए 50 पैसे तो यहाँ पर लिख लिए ये वाला। अब इसको जोड़ते हैं तो 2, 5 5 10 2, 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 4 4 4 8, 8 और 2 10 और 1 11, 112 रुपये 50 पैसे का सामान बना। अब देखिए, उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? 200 रुपये का नोट दिया, सामान बना 112 रुपये 50 पैसे का, तो घटा लेते हैं। यहाँ पर से एक कैरी ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा? 199, और यहाँ पर कितने पैसे बने? 100 पैसे। तो 100 में से 50 गया 50 पैसे, और 199, 9 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 7। फिर यहाँ 9 में से 1 चला गया, कितना बचा? 8। 1 से 1 गया 0, यानी 87 रुपये 50 पैसे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 87 रुपये 50 पैसे उसे वापस मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं 1 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक अभाज्य संख्याएं मतलब 3 के बाद 5 आएगा,
अगर 5 है तो उसके बाद 7 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 के बाद 5 आ जाए, तो ये क्रम में नहीं है। 1 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 5 आना चाहिए, ये क्रम में हुआ, ठीक है। फिर है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या पूछी जा रही है, क्या है वो। तो देखिए अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, 3 और 4 का गुणज कितना हुआ, 12 हुआ। तो देखिए इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 5 और 7 ये 2 अंकों की संख्या भी है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं। 5 के बाद 7 जो है ये क्रम में है और अभाज्य भी है, ठीक है। और ये अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, अंकों का योग कर लीजिए, 5 और 7 कितना हुआ, 12, और ये 3 और 4 का गुणज भी है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। यदि 2 घंटे तक कार खड़ी रही तो 50 रुपये। दूसरा पॉइंट है 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक खड़ी रही तो 75 रुपये। 5 घंटे के बाद और 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा, यानी कि 5 घंटे के ऊपर और 8 घंटे तक अतिरिक्त घंटा होगा, उसमें 10 रुपये। फिर चौथा पॉइंट है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक तो 150 रुपये। फिर पांचवा पॉइंट है 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक खड़ी रही तो 250 रुपये। राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वह शाम 4:30 बजे पहुंच गया, ठीक है। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। तो देखिए राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने गया शाम के 4:30 बजे। तो 7 बजे से 12 बजे तक का समय अगर आप जोड़ेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12 कितना हो गया, 5 घंटे, ठीक है। फिर 12 बजे से 4:30 बजे तक का समय जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4.5 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए, 9.5 घंटे, ठीक है। अब देखिए 9.5 घंटे यानी कि ये 8 घंटे से ऊपर का समय है। हमें 8 घंटे से ऊपर के समय कौन से पॉइंट में दे रखा है, पॉइंट नंबर 4 में। 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक कितने रुपए पड़ेंगे, 150 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 150 रुपये। अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको दिख रही है, 7.70, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद कौन सी संख्या आपको बड़ी दिख रही है, तो 7.70, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब बची 3 संख्याएं, इसको हम क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 0 से, क्योंकि बाकी संख्याएं 7 से शुरू हो रही हैं और ये 0 से शुरू हो रही है, तो ये हमारी पहली संख्या हो गई। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखिए 7.007 इससे बड़ी होगी, तो ये हम 2 पर रख लेंगे। और जो 7.07 है ये 7.007 से बड़ी है, इसलिए इसको हम तीसरे स्थान पर रखेंगे। और हमें कौन सी संख्या बतानी है, तृतीय स्थान पर, तो तृतीय स्थान पर 7.07 होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर 3, 7.07। अगला क्वेश्चन है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक, ये आपका इकाई हुआ, ये आपका दहाई हुआ। दहाई के स्थान का अंक 8 है तो 8 लिख लिया। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, यानी कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का, दहाई के स्थान का अंक कितना था, 8, और इसका 1/4 यानी कि 4 दूना 8, यानी 2 जो है वो क्या है, इकाई का अंक है, ठीक है। अब देखिए 1000 के स्थान का अंक 0 है, ये इकाई हुआ, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 के स्थान का अंक 0 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, यानी कि 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है। इसका 2 गुना कितना हुआ, 4 लिख लिया। और 10,000वें स्थान का अंक, 10,000वें स्थान का अंक कौन सा हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये पॉइंट कितना है, इकाई के स्थान का तिगुना। इकाई का स्थान कितना है, 2, इसका तिगुना कितना हुआ, 6, तो 6 हुआ अंक। तो कितनी आई संख्या, 60,482। 60,482 किस नंबर पर है, चौथे नंबर पर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चंस मैथ्स के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।